सारी बातें जो कही जा सकती थी कही जा चुकी। उसके बावजूद आप हमें झेल पाइएगा तो आप पे तरस आ रहा है। अभी बात हो रही थी कि पीछे बैठे बच्चों को कितना मज़ा आ रहा है। हमारा दाखला जब अलीगढ़ में इतिहास विभाग में हुआ था तो हमने मेडिवल इंडिया में मेरी कभी दिलचस्पी ज़्यादा नहीं रही थी। मेडिवल इंडिया केवल मैं उतना जानता हूँ जितना यूपीएससी के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ा था, और उसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप मेडिवल इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा होते थे। और भारत ही नहीं, विश्व का जितना भी बड़ा इतिहासकार जो मध्यकालीन भारत पे काम किया है वो हमारे विभाग में आया है। तो उन सब को सुनकर, इतना समझकर जो समझ बनी वही उतना ही मेडिवल इंडिया में जानता हूँ। तो इन्होंने सही कहा कि इस तरह के आयोजनों से कई तरह से लाभ उठाया जाता है, तो हमारे बच्चे उस तरह से लाभ उठाएंगे। हमारी दूसरी दिक्कत भी है, हम कुछ दिन उर्दू माध्यम में पढ़े, कुछ दिन हिंदी माध्यम में पढ़े, और उसके बाद से केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं। फिर इधर हमने फिर कोशिश की कि कुछ उर्दू हिंदी में भी लिखूं, तो बातों को कहने में दिक्कतें होती हैं हमें। ये हमारी अब इसमें हम लोगों को नैरेटिव मेकिंग की पॉलिटिक्स, ओरल हिस्ट्री, मेमोरी और इन तीनों कैटेगरी के इर्द गिर्द जो पास्ट क्या रहा, कंटेस्टेड पास्ट्स हैं, यानी हमारा, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे इस पर अपनी अपनी राय हम लोग रख रहे हैं। इससे पहले कि हम कुछ बड़े नाम वाले इतिहासकारों का नाम लेकर अपनी बात को ज़्यादा वैलिडेट कराने की कोशिश करूं, कुछ आत्मकथात्मक बात पहले कह लूँ। इस कॉलेज में दाखिल हुआ तो मैंने एक चक्कर इस कॉलेज का लगाया क्योंकि मुझे मेरे अब्बा याद आए। वो कलकत्ता में 1960 के दशक में कलकत्ता में ही बचपन से पढ़े थे, और एमए करने के बाद अचानक उन्होंने कहा कि नहीं, नौकरी के बगैर तो नहीं जी सकूंगा, लेकिन नौकरी मुझे मेरे गांव बिहार में चाहिए। और उस धुन में कई साल वो कलकत्ता में नौकरी किए, लेकिन उस नौकरी को टेम्परेरी ट्रीट किए कि हमें जब तक अपने गांव की ओर नौकरी न मिल जाए हम अपने को बेकार ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद वो उनको भाग्यशाली थे, मिल इस तरह से गई कि वो इतिहास में एमए किए, और इतिहास में वैकेंसी आसानी से आ नहीं रही थी, या आती थी तो कुछ हो जाता था। फिर उन्होंने वहीं कलकत्ता में रह के उर्दू में एमए किया कलकत्ता विश्वविद्यालय में। जब उर्दू में वैकेंसी हुई बिहार में तो वो आ गए। तो इतिहास में जहाँ नौकरी मिली वो गांव से ज़्यादा दूर था, तो उन्होंने उर्दू में ही नौकरी की, वहीं रह गए। तो हम लोग बाद में पूछते थे उनको कि आपकी वजह से तो हम लोग भी गाँव में रह गए, कई तरह से महरूम हो गए। खैर उनका कॉलेज तो बहुत बड़ा था गाँव का, एक रजवाड़े ने पूरा अपना निवास दे दिया था और वो पास के नगर में चले गए थे। तो मैं देख रहा था कि ये कॉलेज तो सरकार ने बनवाई है, तो उसका भवन उसकी अपेक्षा छोटा है। तो हमारे अब्बा 32-34 साल वहाँ कैसे रहे, और यहाँ शिक्षकगण कैसे रहते होंगे। और हमारे अब्बा को शहर से इतनी नफरत थी कि वो कॉलेज में पढ़ाते हुए अपने वाइस चांसलर का नाम भी नहीं जानते थे, चेहरे से तो बिल्कुल नहीं पहचानते थे कि जब वो कॉलेज में आ भी गए इंस्पेक्शन में तो नहीं पहचान सके। तो वो कुछ याद कर रहा था मैं। ये आत्मकथात्मक बात इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास और स्मृति के बीच के इंटरेक्शन के कारण ही मेरी खुद की दिलचस्पी इतिहास में पैदा हुई। क्योंकि मेरा जो गांव है वो
जो ऐतिहासिक गांव है वैशाली, उससे कुछ ही दूरी पर है। तो कभी कभी स्कूल बंक करके, अब्बा कॉलेज जा चुके होते थे, हम अपना स्कूल बंक करके, और हमारे जो स्ट्रिक्ट गार्जियन थे वो दादा थे, कलकत्ता से ट्रांवेल्स कंपनी में नौकरी करके रिटायर होके आ गए थे, और हम पे निगरानी कर रहे थे, हमारे गार्जियन थे। तो उन दोनों से छुप के जब, और स्कूल जाने के लिए हम लोग को साइकिल नहीं मिली थी, तो कभी कभार स्कूल पहुंचने पर जिसको साइकिल मिल चुकी थी उसकी साइकिल लेकर हम लोग क्लास बंक करके वैशाली चले जाते थे, और उसमें बहुत गौरवान्वित होते थे कि हम ऐसे गांव में हैं जहां पता नहीं कहां कहां के लोग आते हैं, जापान के और अंग्रेज आते हैं, बल्कि कभी कभी रास्ता भटक के हमारे गांव की तरफ आ जाते थे, फिर हम लोग रास्ता बताते थे, वो जाते थे। तो वहां एक खंबा है, तो हम लोगों को ये बताया जाता था, लोकल पॉपुलेशन में ये बताया जाता था कि ये जो खंबा है ये लाठी थी भीम सिंह की। फिर हम लोगों ने कहा कि भीम कौन थे, तो तब तक तो टीवी सीरियल आ चुका था, और उससे पहले से हम लोग परिचित थे कि ये महाभारत में एक भीम थे, बड़े शक्तिशाली कैरेक्टर, उन्हीं की ये लाठी थी। तो जब लाठी इतनी बड़ी और इतनी मोटी है, तो वो व्यक्ति कितना बड़ा मोटा रहा होगा, और उस लट से उसको लड़ना भी है, केवल उठाना नहीं है। तो हम लोग इसी सब में परेशान रहते थे। फिर वहीं पे जैन प्राकृत रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीर, इन सब की यादें, महावीर जी का तो जन्म स्थान ही है वहाँ, तो इन सबको हम लोग अपना देख के वो रहते थे। बाद में पता चला, जब वहाँ जो लिखा रहता था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से, तो तब तक आर्कियोलॉजिकल और पुरातत्व ये सब हम लोग नहीं समझते थे, कुछ नहीं समझते थे, सरकार का कुछ है, तो उसमें जो लिखा होता था उसको पढ़ते थे। तो उससे समझ में आया कि नहीं, ये तो अशोक सम्राट ने ये खंबे लगवाए हैं। और तब तक हम लोग 7वीं 8वीं क्लास में हिस्ट्री जो पढ़े थे वो उससे कुछ जानकारी हो गई थी। तो अच्छा, कुछ जानकारी तो वाले भी तो अपने को बहुत जानकार समझते हैं, तो हम लोग समझ रहे थे कि नहीं ये सब तो कुछ नहीं जानते हैं ये गांव वाले, हम सब जान गए क्योंकि किताब छपी हुई पढ़ लिए हैं। तो हम लोग कहते थे कि कैसे, मतलब हकालत से देखते थे, कंटेम्प्ट से, कि भाई अशोक की लाठी को ये जो है भीम की लाठी कह रहे हैं, और अशोक का ये पिलर है, ये लाठी नहीं है। तो उसी में ये था कि उसी अशोकन पिलर के आसपास एक मज़ार भी है, तो उस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है मीरा जी की दरगाह। बाद में कुछ ज़्यादा हिस्ट्री पढ़े तो पता चला कि ये 15वीं शताब्दी के सूफी थे, शेख काजिम शुत्तार। अब उनके बारे में आके जब घर में बात करते थे, शादी ब्याह में जब कई लोग इकट्ठे होते थे और पूरी रिश्तेदारी में जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे समझे जाते थे, तो उनसे जब बातें हों तो 2 प्रकार के बड़े लोग होते थे रिश्तेदारी में पढ़े लिखे। तो एक पूरी कहानी गढ़ के ऐसा बताते थे कि जैसे कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म हुआ, और इनके साथ भी जुल्म हुआ, ये जो सूफी थे। उसके बाद फिर दूसरे बड़े आदमी से फिर हम लोगों ने बात की कि भाई क्या थे ये सूफी, क्या करते थे। तो बहुत ऊंचाई पे है, हमारे यहाँ पहाड़ है नहीं, मैदानी इलाका है नॉर्थ बिहार का, तो इतनी ऊंचाई पे ये मज़ार क्यों है, ये सब पूछते रहे। तो उसमें एक पढ़े लिखे रिश्तेदार जो थे हमारे, उन्होंने कहा अरे ये सब बदमाशी कर रहे हैं, तुम्हें झूठ बता रहे हैं, तुम बताओ कि स्कूल की किताब में क्या पढ़े हो, महात्मा बुद्ध कब के थे और ये कब के थे। तो दोनों में 2000 वर्ष का अंतर है। महात्मा बुद्ध और महात्मा महावीर का जो काल है, और ये जो 15वीं शताब्दी ईस्वी है, दोनों में तकरीबन 1800-2000 साल का फर्क है। तो लड़ाई कैसे हो जाएगी इन लोगों में। अब ये देखिए, ये स्मृति और इतिहास का अंतर देखिए कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि स्मृति एक खास, मतलब इतिहास लिखने की भी राजनीति होती है, स्मृति निर्माण की भी एक राजनीति होती है। तो अगर राजनीति में हिंदू मुस्लिम झगड़ा दिखाना है तो आपको झगड़े को बहुत पुराना दिखाना पड़ेगा। कह रहे हम तो हमेशा से मजलूम और हमेशा से ये जुल्म होता आया है।
और उसी तरह से सब अपनी अपनी पहचान के आधार पर वो बनाएगा, उस राजनीति के आधार पर ये बनाएगा। बाद में पता चला कि भाई वो किसी स्तूप की वजह से वो ऊंचाई है उस मजार की, तो स्तूप के ऊपर मजार बना है। तो इसमें विक्टर कौन है, वैंक्विश्ड कौन है, किसका किसने यूज किया है। तो अब इसमें एक तो इस चीज को हम लोग को समझना होगा। यही बातें बाद में हम लोगों को विभाजन को लेकर के भी समझना पड़ा। विभाजन को लेकर, जैसे विभाजन को लेकर एक आम मुसलमान से बात कीजिए तो वो उसकी बड़ी उस आबादी का बड़ा हिस्सा ये सुनना नहीं चाहता है कि डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को दिया और उसमें हिंसा हुई, या जिन्ना के लिए अपोलॉजी डिफेंस अगर तैयार कर लीजिए तो उस कम्युनिटी का एक हिस्सा बड़ा खुश होता है कि चलो कुछ डिफेंस लाया, मतलब ब्लेम उन पर नहीं जाए, क्योंकि ब्लेम केवल उस एक व्यक्ति पर नहीं जा रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति की राजनीति के द्वारा या उनके राजनीतिक समर्थकों से दूर पूरे समुदाय पर वो ब्लेम रखने की राजनीति होती रहती है। इसलिए वो उससे बचना भी है, उसी पे डालना। दोनों प्रकार की राजनीति हुई है, तो दोनों तरह से वो चाहते हैं कि इतिहास को, यानी हम इतिहास में क्या है से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए को ही हम इतिहास बनाना चाहते हैं, उसी को इतिहास के रूप में स्थापित करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो उसमें जब हम पार्टीशन पे खुद रिसर्च करने लगे तो हमारे दादा के एक भाई, और वो सब कांग्रेस में नौकरी करके रिटायर होके गांव में आके बस गए थे, तो उन्होंने कहा कि क्या क्या पता लगा पाया जी तुम इतिहास पढ़ के, सब पढ़ने में कोई असली बात नहीं लिखता है, मतलब सब पढ़ने के चक्कर में देखते हैं तुम क्या लिखोगे। हमने कहा तो आप बताइए अपना। बोले देखो हम तो गांधी जी को सहारा देकर ट्रेन में भी बैठाए हुए हैं, 1946 में हम नौकरी कर रहे थे, ट्रेन में हम बिठाए हुए हैं उनको, हम इतिहास देखे हैं, तुम हमसे जानोगे। हमने कहा बताइए कैसे। तो बोले कलकत्ता मैदान में ऐलान हुआ था कि मुसलमानों को इकट्ठा होना, और हम लोग गए कि कुछ बड़ा भाषण होगा, कुछ जानेंगे कि अब क्या होना है, पता नहीं क्या होगा, यहाँ से हम लोग को ढाका भेज दिया जाएगा या हम गांव जा भी पाएंगे, क्या होगा। 46 का समय, अगस्त 46। तो बोले हम गए वहाँ, और वहाँ कोई भाषण ही नहीं हुआ। वो सोहरावर्दी आया और कहा कि यहाँ हो, अरे जाओ अपने अपने घरों को देखो, लूट लिया लोगों ने। तो लौटे तो हिंसा शुरू थी। 16 अगस्त 46 की बात वो बता रहे थे, उनकी याद नहीं। तो हमने कहा तो इससे क्या नतीजा आप निकालते हैं। बोले नतीजा ये निकालते हैं कि ये जिन्ना का कॉल आ चुका था, सोहरावर्दी को सिर्फ हिंसा करनी थी, वो भाषण दिए ही नहीं, बुलाया था भाषण के लिए, दिए ही नहीं। मेरा ये नतीजा है, तुम अपने रिसर्च से कुछ भी निकाल लो, हमने मान लिया। अब वो विटनेस है, और अपने विटनेस को जो कुछ उन्होंने देखा था उसको अपने रूप से उन्होंने व्याख्या करी, और वो बोले कि अब सच यही है, लिख के कोई कुछ, सब लिखने वाला जो है बेईमान होता है, अपने अपने तरह से लिखता है, उनकी अपनी यही समझ थी। अब यहाँ इससे क्या हुआ कि हम जो मेरे अंदर जो धारणाएं अकादमियों ने बनाई थी, वो धारणाएं सब चैलेंज होने लगी। हर लिखी बात सच नहीं है, हर लिखने वाला सच्चा नहीं है, और जिसको लिखना नहीं आता है वो उसकी बात में कोई दम नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जो अभी कह रहे थे, सभी ने ये बातें कही हैं। तो अब हम अपने फील्ड के पार्टीशन हिस्ट्री को हम टेक्स्ट के अलावा हम ओरल नैरेटिव्स ले रहे थे, और हम बता दें कि मेमोरी और ओरल हिस्ट्री में बहुत फर्क होता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बहुत वाज़ेह फर्क है, डिस्टिंक्ट फर्क है। तो बेगूसराय में बलिया एक जगह है, उस नाम से विधानसभा लोकसभा क्षेत्र भी पहले था, अब तो बेगूसराय कई कारणों से बहुत मशहूर होता रहता है। तो वहाँ के बहुत बुजुर्ग व्यक्ति मिले मुस्लिम, उनसे हमने पूछा तो बोले अरे बहुत जुल्म हुआ भाई, हिंदुओं ने कम जुल्म किया। हमने कहा कि बताइए कैसे हुआ है जुल्म। बोले देखो जब बहुत तनाव बन गया तो तय हुआ कि 84 होगा। 84 मतलब कि 84 गांव से लोग आएंगे और पंचायत होगी,
और उसमें कुछ सुलह होगा, कुछ रास्ता निकाला जाएगा। तो हमने कहा तो क्या हुआ फिर? हुआ ये कि गांव में एक हॉल बनाया हुआ था, उसमें हम लोग को बिठा दिया, उसका एक एक करके हिंदू बाहर चले गए। और उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद बोले तो जो गए थे मुसलमान लोग मर गए, वो करंट लगा दिया, फ्लोर जो मेटल का था करंट लगा दिया, मर गया। हमने कहा कब की बात है? बोले भाई 47-46 की बात है। हो गया, हमने नोट कर लिया डायरी में। कुछ दिन के बाद फिर मिले वो, हमने मिले क्या? हम गए मिले, हमने कहा कि अरे आप आ गए, फिर आपको तो सब बात बता दिए थे हम, कितना जुल्म हुआ था। हमने कहा हाँ वो बात सही, सब हमने बोले लिख लिया ना। हमने कहा तो उसको छपवाइएगा। हमने कहा हाँ छपवाएंगे, ठीक है। उसके बाद तब हमने कहा कि नहीं अब थोड़ी नई जानकारी लेनी है, आपके गांव में बिजली कब है? बोले अरे कमीने बिजली तो 1970-72 में आई है। अब मतलब उसमें वो विक्टिम था, मतलब ये इस गांव में बिजली नहीं दिया, मतलब मुस्लिम गांव में बिजली नहीं दिया। तो हमने कहा अच्छा 70 में बिजली आई। तो अब उनको कहने की मुझे कोई जरूरत पड़ी नहीं, बात तो समझ में आ गई। तो ये जो स्मृतियां हैं, स्मृति निर्माण का अपना, उसकी अपनी राजनीति होती है। अब प्रोफेशनली ट्रेंड हिस्टोरियन जो हैं वो मेमोरी को, ओरल अकाउंट को, और हिस्ट्री में जो सेंट्रल बात है साक्ष्य, वो साक्ष्य लिखित होगा, सरकारी अभिलेखागारों में बंद होगा या कहाँ होगा, तो लेकिन वो साक्ष्य की अपनी कुछ साइंटिफिक बेसिस होती है, जिसको हम साक्ष्य कह सकते हैं, प्रमाण कह सकते हैं, सबूत कह सकते हैं। इन सब को मिलाकर, इन सब के इंटरैक्शन से जो सच्ची बात निकलेगी, हम उसी को इतिहास कह सकते हैं, या हमें उसी को इतिहास कहना चाहिए। केवल यादों को या केवल उपन्यासों में जो ख्वाहिशें रख दी गई हैं उनको, या किसी ग्रुप की पहचान की सियासत को प्रमोट करने की जो पॉलिटिक्स है, और उस पॉलिटिक्स के तहत जो मैन्युफैक्चर की गई है, उसको, इन सबको छांटने और छानने की कई पद्धतियां, उन पद्धतियों में ट्रेंड लोगों द्वारा जो बात आएगी, और उन पद्धतियों की जो पूरी वो है, जिसको वेरासिटी कहते हैं, वो एस्टेब्लिश हो पाएगी, तभी हम इतिहास मानेंगे, वरना हम उसी को इतिहास नहीं मानेंगे। ये होना चाहिए। तो अच्छा, इतिहास में क्या याद करवाया जाए और क्या भुलवा दिया जाए, ये भी सत्ता जो है निर्धारित करती है। ये इस धर्म का आड़ लेकर भी होता है, धर्म का आड़ लिए बगैर भी होता है। जैसे जब आधुनिक समाज में ये बात स्थापित हुई कि आधुनिकता जो है वो ये भी है कि उसमें स्त्री जो है वो, उसको बराबरी मिले, उसे दबाया ना जाए, क्योंकि इतिहास में दबाया जाता रह रहा है। तो धर्म का भी जो इतिहास लिखा गया है, तो उसमें भी ये जो पुरुष प्रधानता है वो सामने, मतलब वो भी एक वही फैक्टर बन जाता है। आजकल बहुत बातें होती हैं, क्योंकि पहचान की राजनीति जब से ज़्यादा मजबूत हुई है, तो ये सक्सेसफुल डेमोक्रेसी की वजह से, जितनी भी सक्सेसफुल है, कुछ एफ्लुएंस भी आ रही है। अब वो इन दोनों को मिलाकर पोशाक भी बदल रहा है हम सबका, मर्दों का, औरतों का। अब उसमें फिर ये हुआ कि नहीं, जो हिजाब उजाब लगाएगी उसी को ज़्यादा शरीफजादी माना जाएगा। अब उस प्रेशर में भी हिजाब पहनना पड़ रहा है। ये केवल फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला नहीं, कि पूरे समाज ने जब निर्धारित कर दिया कि ऐसा पोशाक पहनोगी तभी तुम ज्यादा शरीफ मानी जाओगी, तो उस पर तो एक दबाव आ गया, फ्रीडम ऑफ चॉइस तो रहा नहीं। अभी हिजाब का इतिहास दिया जाता है, उसका जस्टिफिकेशन ये दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारे धर्म ने ऐसा ही कहा है। इतिहास ये कहता है कि स्टेट ऑफ मेदिना में जब लास्ट डेज थे प्रॉफिट के, यानी कि
कब वो 632 ईस्वी में उनका देहांत हुआ है ऑलमोस्ट। तो ये 628, 29, 30 ईस्वी की बात होगी उस अरब के उस इलाके में कि ईव टीजिंग बढ़ गई थी, लड़कियों को ज़्यादा छेड़ा जाता था क्योंकि उस समय तक बाजारों में औरतों का जाना मना नहीं था। यानी और ये इस्लाम की मैंने रिलीजन या आइडियोलॉजी से नहीं हुआ है, केवल इस्लाम आने से पहले ही जो प्रॉफिट की पत्नी थी वो बहुत रिलेटिव टर्म्स में वो अच्छी बिजनेस वुमेन बन चुकी थी। तो इसका मतलब ये कि जब इस्लाम आने से पहले वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन थी, इसका मतलब कि इस्लाम के बगैर भी इतनी स्वतंत्रता थी औरतों में, या इतना सशक्तिकरण था। तो बाजारों में औरतें जाया करती थी, वो अरब कल्चर में था, और वहाँ छेड़ दी जाती थी। तो हुआ, अब गोष्ठी हुई प्रॉफिट एंड कंपेनियंस में कि भाई ये इससे कैसे टैकल किया जाए। तो एक प्रपोजल ये आया कि कम से कम जो एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ हैं वो एक ख़ास किस्म का पोशाक पहने, हिजाब जैसी, तो पहचान हो जाएगी कि एरिस्टोक्रेटिक हैं, तो लफंगे नहीं छेड़ेंगे, एक सोशल वेट जो होता है उसके। बात सुनते सुनते प्रॉफिट ने, वो सुनते ज़्यादा थे बोलते कम थे ऐसा कहा जाता है, तो उन्होंने जी, तो वो उन्होंने कहा कि भाई एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम लोग बार बार ड्रेस कोड इस्टेब्लिश कर रहे हो मजलूम के लिए, औरतों के लिए। बात ये कि कोई भी सिस्टम ये होता है कि जो जुल्म कर रहा होता है प्रतिबंध उस पर लगाओ। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस पे जुल्म हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, इस तरह से बात चल नहीं पा रही। बात ये है कि हिस्ट्री का ये अकाउंट पॉपुलराइज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आख्यान निर्मिति जो होती है, नैरेटिव मेकिंग जो है, वो पैट्रियार्किक पॉलिटिक्स ने ये नैरेटिव नहीं बनने दिया। जब ये नैरेटिव नहीं बनने दिया तो वो किस तरह से वेपनाइज होकर विमेन के सब्जुगेशन का एक वेपन बन गया, और वो इतना पावरफुल है कि वो चलता चला आ रहा है। तो नैरेटिव मेकिंग होती है, या किसी क्या चीज याद रखी जाएगी या क्या चीज भूल जाए। तथ्य है लेकिन भूल जाना है, तथ्य है लेकिन हमको याद करने या न करने की राजनीति तय होगी, मैंने पावर पॉलिटिक्स से तय होगी। वो पावर सिर्फ स्टेट की पावर नहीं, समाज के बीच में भी जो पावर है, मैंने इलीट तो ऐसे ही रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है। तो अच्छा, इसी में एक शब्द र्यूमर भी आया है, अफवाह भी आया है। तो र्यूमर और हिस्ट्री के रिलेशन पे हमें दो तीन इतिहासकार ज्यादा याद आते हैं। एक सुमित सरकार का टेक्स्ट बुक है, बीए वाली टेक्स्ट बुक, जिसमें वो साफ कहते हैं कि गांधी जी को महात्मा के रूप में स्थापित समाज ने किया, भारतीय समाज में, इसमें र्यूमर का ज्यादा रोल है। कि अभी गांधी जी ठीक से भारत पहुंचे भी नहीं थे, या भारत पहुंच के बहुत पॉपुलर हुए भी नहीं थे, तब भी इतने पॉपुलर हो चुके थे कि भाई असम टी प्लांटेशन में प्लांटेशन वर्कर जो हैं वो जब रिवोल्ट किए तो गांधी महाराज की जय कर रहे हैं। और गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तभी तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, यूपी सब जगह वो मशहूर हो चुके थे। तो भाई उस वक्त अखबार कितने लोग पढ़ते रहेंगे? कई 10-20 गांव में कोई एक अखबार आता रहा होगा। वो एक आदमी, लिटरेट सोसाइटी थी नहीं। तो जहां लिटरेसी कम होगी वहां केवल रिटेन अकाउंट ही हिस्ट्री होगा, ये तो थोड़ा सा चैलेंज, क्वेश्चनेबल बात है। तो उन्होंने वहां पर कुछ बातें कही। फिर बाद में शाहिद अमीन इवेंट मेटाफर एंड मेमोरी जब लिखे तो उन्होंने चौरी चौरा को याद किया कि भाई 1922 में जो हुआ उसको 1992 में 70 साल बाद कैसे याद किया जाना है, और तब हम हिस्ट्री को कैसे लिखेंगे। उस पर बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं, उसको यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि उस प्रकार का अध्ययन चंपारण के संदर्भ में शायद नहीं हुआ है कि 1917 में गांधी जी जब पहुँचे और 2017 में इस भी पूरे 100 साल तक उन्हें वहाँ कैसे याद किया जाता रहा है, और उन यादों में किस किस प्रकार के परिवर्तन आते रहे हैं उन यादों में, उस पूरी स्मृति में। क्योंकि
याद और इतिहास, मेमोरी और हिस्ट्री दोनों को, जैसे कोई किसी सिनिकल पोएट ने सिनिकली ये कह दिया कि याद माजी, सिनिकली कहें या ना कहें ये भी एक डिबेटेबल बात है, कि याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा में। तो अब हाफजा छीनने का जो पेन होगा वो अलग है। हाफजा मीन्स मेमोरी, और माजी पास्ट को कहते हैं। तो र्यूमर के बारे में ये कि र्यूमर मैन्युफैक्चर्ड भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली अनट्रूथफुल होगा हर समय। अदरवाइज हम लोग र्यूमर और ट्रुथ में बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं कि शार्पली अपोजिट हैं दोनों, पोल अपार्ट। ऐसा नहीं होता है, पोल अपार्ट भी हो सकता है किसी स्थिति में। किसी स्थिति में ये है, ऐसे भी अफवाह फहम को कहते हैं, फहम अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं। तो अफवाह पूर्ण रूप से झूठा होगा तो वो नहीं चलेगा, लेकिन अफवाह में दम होगा तो वो टिकेगा। पूर्ण रूप से झूठी अफवाह भी टिक सकती है। क्यों? क्योंकि उसको जो वेपनाइज करेगा उस पावर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। तो इसमें अरुण कुमार ने एक अध्ययन किया, रीराइटिंग लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिक्स द किसान्स ऑफ कॉलोनियल बिहार। तो उन्होंने अफवाहों की शक्ति से इतिहास का निर्माण जिस तरह कराया गया है उस पर बहुत लंबी बात की है। तो उन्होंने वहां पे कहा है कि देखिए र्यूमर क्या है, यह एनोनिमसली ऑथर्ड टेक्स्ट है, या कहिए कि मल्टी ऑथर्ड टेक्स्ट है, कई लोगों ने मिलकर बनाया। किसका टेक्स्ट है वो इसलिए छुपा लिया गया कि क्योंकि अफवाह जो है एक वेपन ऑफ रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल था। अब हम जब औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध करने के लिए हम कुछ बात कर रहे हैं तो हम उसमें वो बात करने वाले की पहचान जाहिर होगी, तब तो उसको सजा मिलेगी। तो छुपा के ही तो किया जाएगा। लेकिन इसमें कितना झूठ कितना सच है, अब वो इतिहासकार के सामने चैलेंज है कि वो उन सब में किस तरह सिफ्टिंग छटाई कैसे करेगा। तो इसीलिए सुमित सरकार ने शायद ज्यादा इफेक्टिव बात इस पर कही है कि हमें 1994 में उन्होंने एक अलग से लेख लिखा, जब वो मार्क्सिस्ट से सबाल्टर्न में गए, फिर वापस सबाल्टर्न से मार्क्सिस्ट में आए और सबाल्टर्न इतिहास की सीमाओं को पर उन्होंने पूरी आलोचना की। तो उन्होंने 2-3 लेख इस तरह के लिखे, उसमें से एक लेख था राइटिंग सोशल हिस्ट्री, वो इसी टाइटल से उनकी किताब भी है, लेकिन उसमें एक लेख भी है कि सोशल हिस्ट्री हमको इन सब की लिखनी होगी, यानी हिस्ट्री राइटिंग की सोशल हिस्ट्री, कि इतिहास लेखन का सामाजिक इतिहास लिखना है कि इतिहास लेखन किस प्रकार से समाज के दबाव में या उस रिस्पॉन्स में बदलता जाता है। तो हम उसी प्रकार से हम इस निर्माण करते रहते हैं अपनी ज़रूरतों के, प्रेजेंट की ज़रूरतों के हिसाब से हम स्मृति और इतिहास दोनों का निर्माण या पुनर्लेखन करते हैं। जैसे मुझे याद है एक संस्मरण है उनकी, राम वृक्ष बेनीपुरी की, पतली सी छोटी सी है, लोग भारतीय प्रकाशन इलाहाबाद ने 72 में कभी छापी है, छोटी सी है, बहुत आसान हिंदी है तो पढ़ी जानी चाहिए। अब उनकी याद क्या है, ये जिस समय असहयोग आंदोलन चलने वाला था, जब गांधी जी मशहूर होने लगे थे, यानी चंपारण सत्याग्रह से कुछ बाद की बात है। तो वो हमारे मुजफ्फरपुर के गांव के थे बेनीपुरी जी, तो वो अपने गांव की कहानी बता रहे हैं उस संस्मरण में कि रोज गांव में कोई सुबह उठता, रात में सो के सुबह उठता और कहता अरे हमने तो गांधी जी को बादल में उड़ते थे, बादलों में हमने उड़ते देखा, लोग मान लेते थे। बोले गांधी जी के पास ऐसी दैवी दृष्टि वो है, शक्ति है कि जेल में क्या बंद करेंगे अंग्रेज, वो अदृश्य हो जाते हैं। और इस प्रकार से जैसे हमने अपनी स्मृतियों में हक और बातिल या सत्य और असत्य के लिए हमने बाइनरीज बनाई हुई है, राम रावण, कृष्ण कंस, तो वैसे ही गांधी गवर्नमेंट, गांधी मेरे लिए सत्य है और गवर्नमेंट असत्य है, मैंने शत्रु है, और ये बाइनरी बनी और उस पर मोबिलाइजेशन हुए और उन नेशनलिस्ट मोबिलाइजेशन के
लिए ये बहुत एडवांटेजियस बाइनरी थी। तो इस तरह से भी बनाई गई है। तो सत्ता और सत्ता के प्रतिरोध में दोनों को आख्यान निर्मिति की, स्मृति निर्माण की, इतिहास लेखन और पुनर्लेखन की जरूरत पड़ती है। बहुत कंटेंशियस बात है, लेकिन इसको अगर कहूंगा तो बातें ज्यादा अच्छे से, बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी जो विद्वान गण हैं उनको तो इनसे समझने की जरूरत नहीं है कि डिलीट मैनिपुलेशन मेमोरी और हिस्ट्री की कैसे होती है। जैसे बाबरी मस्जिद का विध्वंस सबको याद है, हर बार हर कोई अपने अपने तरह से इसको याद कर रहा है, हर ग्रुप की अपनी पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से इसको याद, ये तथ्य है। लेकिन तथ्य को याद करने, किस प्रकार से याद करने या याद न किए दिए जाने, सब तरह की राजनीति है। तो हम एक बार को थोड़ी देर के लिए उनके पक्ष से बोल रहे हैं जिनको विध्वंस के कारण जो अपने दर्द है। एक मस्जिद है उनकी समझ में कि जो गिराई नहीं जानी चाहिए गिरा दी गई। ये 1992 में हुआ। 2005 में ज्यादा ऐतिहासिक मस्जिद है, अगर वैसा कहा जाए, वैसे कहे जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जो प्रॉफिट के जमाने में जो अजान देते थे वो एक ब्लैक थे, वो नॉन अरब थे, अफ्रीकन थे, वो उनको बिलाल कहते हैं, और वो अजान के लिए बहुत मशहूर थे कि बहुत सोनरस अजान देते थे। तो उनकी याद में एक मस्जिद उनके काल से थी, वो 2005 में गिरा दी। गिराया इसलिए गया कि जो होटल बनाया गया मक्का शहर में काबे के पास, तो उस होटल में प्रिंस का जो बेडरूम था, प्रिंस की ख्वाहिश थी कि हम बेडरूम से मक्का का जो चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं, उसका चक्कर लगाना पड़ता है, साथ कितने भी चक्कर लगाइए। हमारे भारतीय परंपरा में कि शादी में 7 चक्कर लगाया जाता है, जिसमें 7 वादे हैं, वहाँ चक्कर लगाया जाता है, उसको तवाफ कहते हैं। तो जो तवाफ करते हों तीर्थयात्री, ज़ायरीन उसको उर्दू में बोलते हैं, ज़ियारत करने वाले, तो उनको मैं सीधा बिना किसी बाधा के उस होटल रूम से वो प्रिंस देख सके, सऊदी प्रिंस। अच्छा, जैसे जैसे खुशहाली बढ़ती जा रही है तो ज़्यादा लोग जा रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं। अब ये कि अयोध्या इशू की मेमोरी जो मुसलमानों में, वही मुसलमान वहां जाके उम्रा हज भी कर रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग कहेंगे नहीं, जानकारी नहीं, जानकारी दे दीजिए, फिर वो जानकारी नहीं होने का दावा करेंगे। ये भी राजनीति है। जानकारी नहीं है, ये सच्ची बात हो सकती है, जानकारी दे दीजिए फिर अनजान बनने की राजनीति करेंगे। तो ये तो राजनीति है ना। क्यों हम ये नहीं याद रखना चाहते हैं, हम वो याद रखना चाहते हैं। इसके और भी बहुत सी व्याख्याएं हो सकती हैं, उसके औचित्य भी हो सकते हैं उन व्याख्याओं के, लेकिन हम केवल ये बता रहे हैं कि इसको याद करने न करने की जो राजनीति है, बस केवल हम अभी यहाँ पर इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि, और याद करने में भी एक टर्म है हाइपर मेमोरियलाइजेशन, वो भी किसी राजनीति से तय है कि किसी को कितना ज्यादा याद करना है कि नहीं याद करना। तो ये विभाजन को लेकर के भी हमारे यहाँ, जैसे 1857 का है, तो 1857 पे बहुत सीमित संसाधन हैं कि उस पर क्या क्या हुआ। जितने संसाधन है उनसे हमने इतिहास लिख लिया है, और उसको जो पढ़ लेते हैं वो जान जाते हैं। कहा जाता है कि भाई बहुत सी बातें इतिहास में नहीं दर्ज कर सकते, इमोशन तो दर्ज करना और मुश्किल है, तो उसको उपन्यास में लाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उपन्यास में भी हम, वो उपन्यासकार की अपनी राजनीति होगी, उस राजनीति के तहत वो कल्पना करेगा ना, या कल्पना नहीं करेगा, वो ऑब्जर्वेशन भी देगा, तो भी तो उसकी अपनी राजनीति उसमें शामिल होगी। और फिर ये कि वो उपन्यास कब लिखा जा रहा है, कितने समय बाद उस घटना के, और कौन लिख रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे कुर्रतुल ऐन हैदर बहुत ही प्रोफेशनल हिस्टोरियन की तरह
वो आर्काइव और तमाम तरह के एविडेंस में घुसने के बाद तक उसको वो उपन्यास की शक्ल देती है। लेकिन उनके यहाँ भी जैसे गर्दिश रंगे चमन उनका उपन्यास है, तो वो 1857 के परिणाम पर है कि लाल किले में जो शहजादियां थी उन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वो भागना पड़ा, भाग रही हैं तो उनको इस तरह चलने की आदत ही नहीं थी जो भाग पाए, वो तरह की उसमें कहानियां हैं। लेकिन वो वहां से कहानी शुरू होती है। 1857 के कारण वारण इन सब के बारे में जो लार्जर हिस्ट्री है वो उसमें नहीं बयान है। तो अब ये जो उपन्यासों में भी इस पर चुप्पी है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि बहुत दिनों तक लिख ही नहीं सकते थे, लिखते तो फिर अंग्रेज उसका हिसाब किताब कर देते। तो अब आपके पास स्मृति ही एक रास्ता रह गई। अब वो स्मृति भी आप कैसे ट्रांसफर करेंगे? जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने में भी रिस्क है, तो इसलिए वहां पर आपको स्मृति जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी कंपेयर टू हिस्ट्री। लेकिन उसकी ट्रूथफुलनेस तो हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगी, कितना और किस प्रकार उसको हम ट्रूथ माने। इसीलिए 1857 तो दूर की बात, आप 47 पर आते हैं कि विभाजन के लिए क्या हुआ। आप देखेंगे कि विभाजन पे कि इतिहास में हम कारण ज्यादा डिस्कस करते हैं। क्यों कारण हम इसलिए ज्यादा डिस्कस करते हैं? न सिर्फ इसलिए कि हाँ आइंदा ना हो ये जानने के लिए, वो सब तो एक स्टैंडर्ड व्याख्या है, वो भी वैलिड व्याख्या है। एक व्याख्या ये भी है इसकी कि हम केवल कारण ही इसलिए जानना चाहते हैं ताकि हम ये बता पाए कि हमने नहीं लिखा, फिर वो लिखेंगे कि भाई नहीं हमने नहीं इन्होंने किया। परिणाम बताने में ये हो रहा है कि हम तीनों उतने गलत हैं। पहचान के आधार पर बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख तीनों उतने ही नंगे थे, तीनों में बलात्कारी थे, तीनों में कातिल थे, तीनों ने खूब गदर मचाया, खून खराबे किए, तमाम तरह के वो किए। तो हम कारण पे ज्यादा बात करते हैं। साहित्य जो है, अफसाने कहानी मंडो या किसी का भी, वो परिणाम पे ज्यादा बताता है। परिणाम में भी दो प्रकार का। भावुक शर्मा ने अपने प्रेजेंटेशन में आंगन नॉवेल की बात की, 60 के दशक में लिखा था। अब उस नॉवेल में वो अपने आप में एक अलग तरह का उपन्यास, विभाजन रिलेटेड उपन्यास में अपने तरह से अलग तरीके का इसलिए है तो उसमें एक दूसरा पहलू लाया गया है जो हिस्ट्री ने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, लेकिन उपन्यास ने बहुत अच्छे से चित्रित किया। वो कैसे कि एक ही घर है, उस घर में एक मर्द कांग्रेसी है, एक मर्द कम्युनिस्ट है, एक मर्द लीगी है। तीनों अपनी अपनी राजनीति बाहर की दुनिया में कर रहा है और वो अपना घर में आके आराम से पका पकाया खाना वाना खा के, धुला धुलाया कपड़ा पहना, आराम से सुबह शाम में आ रहा है, दिन भर सियासत कर रहा है, सोच रहा है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, और औरतें बाकी सारे काम कर रही हैं, वो उनका कोई रोल ही नहीं है इतिहास में। इस डिनायल को खदीजा मस्तूर ने अपने उस उपन्यास में बताया कि नहीं, तुम्हारी उन राजनीति ने, तुम उस राजनीति से अच्छा किए या बुरा किए, परिवार के लिए बहुत बुरा कर दिया, क्योंकि परिवार में औरतों को तुम देख ही नहीं रहे हो। किसी की शादी टूट गई, किसी ने मतलब वो रोमांस किया था, लेकिन राजनीति करने के चक्कर में वो अपनी प्रेमिका को ही दगा दे दिया। जिस प्रकार से गांधी जी की हत्या में वो एक हत्यारे ने वो अपना रोमांस को भी हत्या करने के उसमें वो इस्तेमाल कर रहा था। तो ये इस दर्द को उसने, खदीजा मस्तूर ने आंगन में दिखाया। तो या ये है कि हिस्ट्री और मेमोरी दोनों ही, यहाँ पे हिस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट करती है मेमोरी। जैसे आंचल मल्होत्रा ने रेमिनेंट्स ऑफ सेपरेटिज्म में कहा कि नहीं, मटेरियल मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है। जिन लोगों ने गर्म हवा फिल्म देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जब बदली हुई स्थिति में माइग्रेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है तो वो बूढ़ी माँ वो घर का एक कोना पकड़ लेती है, क्योंकि उनके लिए जीवन उस घर के बगैर सोचना भी नामुमकिन था। तो ये जो फिजिकल रिमेन जो मेमोरी में है उसको तो ये इसको सिंथिया टैलबॉट ने पृथ्वीराज चौहान के सिलसिले में और मनान अहमद आसिफ ने अपनी 2 किताबों में चाचनामा और लॉस ऑफ हिंदुस्तान, इसमें वो बताया है कि इतिहास को सत्ता
बदलते वक्त के सत्ताओं ने, वो सत्ता में जरूरी नहीं कि राज सत्ता ही, जो भी पावरफुल है, वो अपने अपने तरह से बदलते वक्त में याद करने का प्रयत्न किया है। तो इन बदलते यादों को ऐतिहासिक तथ्य से के साथ छानबीन करके जो निकल के आए वही देना है। फिर जो दिया जा चुका रहेगा फिर वो भी क्वेश्चनेबल रहेगा, फिर उसकी वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, नॉलेज की ट्रेडिशन इसी तरह बढ़ती जाएगी। तो ये सिविल, जैसे अमेरिका के सिविल वार को डेविड ब्लाइट ने किस तरह देखा है, उसका कहना है कि हर बार व्हाइट ने ब्लैक को उसी प्रकार से यूज किया, चाहे उसमें सुलहवादी हो तब भी, यानी रिकॉन्सिलिएशन भी करना है तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए ट्रुथ जरूरी होता है कि पहले हम ट्रुथ एडमिट कर लें तब रिकॉन्सिलिएशन होगा। यानी कि अगर हम अपराधी हैं, हम अपराध को मानेंगे और अपराध बोझ सिंसियरली लेंगे तभी तो हमारी माफी जेन्युइन कहलाएगी, वरना हम यूं ही रस्मन माफी मांगे और जबरदस्ती कहेंगे तुम माफी दो, तो इससे तो नहीं समाज में वो होगा, रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा। रिकॉन्सिलिएशन के लिए तो पहले ट्रुथ को एक्सेप्ट करना होगा। फिर ये कि अब उस एक्सेप्ट करवाने की दूसरी राजनीति है कि 300 साल पहले किसी और ने किया, हमसे कहोगे कि तुम उसका अपराध बोध लो और तुम ही माफी भी मांगो, तो ये दूसरा मसला आता है। तो इसमें अब हम बहुत सी बातें रह गई जो इसमें क्या है कि हम एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री से जब हमें अभी के वर्तमान को, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को जब डिस्कम्फीचर होता है तो उसमें हमारा ईगो इन्वॉल्व होता है और हम उस ईगो को क्वेश्चन करके हम अपने तरह की स्मृति और इतिहास का निर्माण चाहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे वर्तमान की जो ज़रूरत है, यानी कि जब ज़रूरत है कि अगर हम अपने आप को लीनियज शासक से नहीं दिखाएंगे तो अभी की सत्ता हमें उस तरह से नहीं देगी, तो हम कोई और तरह का स्मृति और इतिहास निर्माण करेंगे। और अगर अभी ये है कि नहीं हम वंचित कहलाएंगे तब हमको रिजर्वेशन वगैरह मिल जाएगा, तो फिर हम इतिहास ढूंढेंगे कि हम जरा सा वंचित वाला समूह में शामिल हो जाएं, जिस पर इन्होंने ज़्यादा अच्छे से कह दिया। तो ये ईगो जो प्रेजेंट का ईगो है हमारा, और एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री जब हमारे लिए अनकंफर्टेबल होने लगे तब हम इस तरह से करते हैं। हो क्या रहा है कि इतिहास अब बाजार का प्रोडक्ट बन गया, जो ये बात कह चुके हैं कि वो फिल्म में कोई झूठ बोल दिया उससे कुछ निर्माण होता है स्मृति और राजनीति का, अब उसको आप सच बताते रहिए, वो सच वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज भी है इतिहासकारों के सामने, और अभी बहुत ज़्यादा चैलेंज आ गया है, संकट जो इन्होंने कहा कि इतिहासकारों के सामने संकट है कि इंटेलेक्चुअल्स हो इन जनरल या हिस्टोरियंस इन पर्टिकुलर हों, इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी समाज में कैसे खोई कि अब इनकी अच्छी बात सच्ची बात पे भी संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर सभी बुद्धिजीवियों का और इतिहासकार विशेष रूप से दोनों का के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि हम समाज में इन सारे कन्फ्रंटेशन को जो इतिहास को लेकर हो रहे हैं इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे। कुछ सच्चाइयों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे और जो भी और भी दूसरी चुनौतियां हैं जो कितना स्पष्ट रूप से मैं रख पाया मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती आज के समय में है। उस चुनौती को देखते हुए जिस प्रकार का ये आयोजन किया गया, वो भी ये शहरों से दूर और जो बहुत साधन संपन्न संस्था नहीं है वहाँ कराया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इतने लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी